कहते हैं अगर दुनिया में माँ बाप का साया सिर पर हो तो फिर दुनिया की हर मुसीबत से बच्चे महफूज रहते हैं। लेकिन अगर बाप का साया सिर से उठ जाए तो फिर जितने रिश्तेदार होते हैं काले चेहरे उनके सामने आने लगते हैं। साथियों नमस्कार प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह बेहद हैरान कर देने वाली है। एक सच्चाई, जो रिश्तों की सच्चाई है, जो अपनों की सच्चाई है। इस कहानी में ऐसे ऐसे रिश्ते जो बेहद खास थे, और जब पिता का साया सिर से उठता है तो फिर सारे रिश्तों की सच्चाई सामने आ जाती है, जो आज की हकीकत है। साथियों मैं बात कर रहा हूँ एक लड़की की, जिसके पिता का साया सिर से जब उठता है तो फिर उसके साथ जो कुछ होता है, उसकी कहानी को सुनकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। यह कहानी खुद उस लड़की ने अपनी जुबानी मीडिया में, सोशल मीडिया में, अखबारों के माध्यम से सुनाई। और जिसने भी इस कहानी को सुना वह रिश्तों के बारे में सोचकर हैरान रह गया कि आखिर हमारे समाज में कैसे कैसे रिश्ते रोज़ाना बनते हैं और बिगड़ते हैं, और किस तरह से लोगों के मजबूरियों का, गरीबी का फ़ायदा उठाते हैं। तो साथियों मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में एक परिवार, जिस परिवार में अनीशा के पिता और माँ और एक छोटा भाई बेहद हंसते खेलते थे। पिता मेहनत मजदूरी करता था और मेहनत मजदूरी कर अपनी छोटी सी बेटी अनीशा को पढ़ाता था, लिखाता था, उसकी हर ज़रूरतों को पूरी करता था। और इधर छोटा बेटा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। घर पर जो घर की जिम्मेदारियां थी वो माँ निभाती थी, घर के अंदर की और बाहर की जो जिम्मेदारी थी पिता मेहनत मजदूरी कर किसी तरह से काम कर निभाता था, घर को चलाता था। इधर बेटी बड़ी होती गई और बेटी जब 14 साल की हो जाती है और बेटा धीरे धीरे 6 साल का होता है, इसी दौरान अनीशा के पिता की तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगती है। अनीशा का पिता मेहनत मजदूरी करता था और शराब का आदी भी रहता है। धीरे धीरे शराब पीने लगता है और मेहनत मजदूरी करने लगता है। अब इधर समय बीतता गया। अनीशा 14 साल की जब हो जाती है तभी उसके पिता की हालत बेहद खराब होने लगती है। और जब पिता की हालत खराब हो जाती है तो घर की जो आर्थिक स्थिति रहती है वह भी बिगड़ने लगती है। माँ दूसरों के घर अब काम धाम करने लगती है और अपने बेटे और बेटी का खर्च चलाने लगती है। माँ का सपना रहता है कि वह बेटी को पढ़ा लिखा कर ऑफिसर बनाएगी, डॉक्टर बनाएगी, उसके मुकाम तक पहुँचाएगी। बेटी भी काफ़ी पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ तर्रार थी। वह अपनी गरीबी को अच्छी से समझती थी और वह भी अपने भाई को पढ़ाने लिखाने का काम करती थी, छोटी मोटी ट्यूशन वगैरह पढ़ाया करती थी। लेकिन इसी दौरान उसके पिता की हालत बेहद खराब हो जाती है। उसके पिता की दोनों किडनियां खराब हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। अब इधर उसके पिता के इलाज में काफ़ी पैसे खर्च होने लगते हैं और माँ अपने जो भी गहने थे सारे गहने बेचकर अपने पति का इलाज कराने लगती है। अब इधर धीरे धीरे करके सारे पैसे खर्च होने लगते हैं। अब घर पर जो भी चीज़ें बची हुई थी, घर के छोटे छोटे बर्तन तक को बेचकर एक पत्नी अपने पति का इलाज कराती है। लेकिन एक दिन उसकी मौत हो जाती है। और साथियों जब अनीशा के पिता की मौत हो जाती है तो किसी तरह से उसके एक चाचा रहते हैं और कुछ रिश्तेदार रहते हैं, कुछ पैसे वगैरह इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा कर उसका दाह संस्कार करते हैं। अब दाह संस्कार करने के बाद धीरे धीरे समय बीतता गया। घर में कुछ खाने को नहीं था, कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। एक पत्नी, एक बेटी की माँ, अनीशा की माँ अपने रिश्तेदारों से मदद मांगती थी तो कोई थोड़ा बहुत मदद कर देता था, और जब थोड़े बहुत पैसे मांगती थी तो कोई पैसे की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता था। दरअसल साथियों आजकल उधार पैसे उसी को मिलते हैं जो व्यक्ति लायक हो, देने में सक्षम हो। आजकल मदद भी उसी इंसान के लोग करते हैं। लोगों को ये पता होता है कि मेरे पैसे सामने वाला जो मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, अगर दे सकता है तो लोग उसी की मदद करते हैं। किसी भी गरीब और लाचार की मदद करने से लोग काफ़ी दूर रहते हैं। अब इसी तरह उसकी माँ लोगों से पैसे वगैरह मांग कर
खर्च चलाती। जब थोड़े बहुत पैसे होते तो धीरे धीरे कर्ज भरती। लेकिन अब बेटी बड़ी हो रही थी। बेटी का जो पढ़ाई था वो बंद हो चुका था। पढ़ाई लिखाई सब बेटी बंद कर चुकी थी पैसे की कमी की वजह से। अब वो गवर्नमेंट स्कूल में जाने लगती है और वहाँ अपनी पढ़ाई करने लगती है। और इधर बेटा भी बड़ा हो रहा था, वो भी पढ़ाई लिखाई शुरू कर देता है। लेकिन घर का खर्च चलाने के लिए 1 रुपए नहीं थे। माँ लोगों के घर चूल्हे करती थी, बर्तन मांजती थी। और फिर उसका एक सगा चाचा था। सगा चाचा एक दिन जब घर आता है, घर की हालत को देखता है तो वह बड़ा परेशान होता है। और साथ ही वो परेशान होता है तो उसकी माँ से कहता है कि मेरे पास एक काम है, एक काम करो। यह रोज रोज इनसे उनसे पैसे मांगने से अच्छा है कि मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो काफ़ी अच्छा इंसान है, और वह तुम्हारी बेटी को काम देगा और उसकी सेवा भी करेगा, अपनी बेटी की तरह रखेगा। अब यह बात सुनकर सामने जो उसकी माँ थी वो अपने बेटी से बातचीत करती है। और बेटी चाचा पर काफ़ी यकीन करती थी, भरोसा करती थी। और इधर जो उसकी माँ थी वो भी अपने चाचा पर काफ़ी भरोसा करती थी। चाचा ही दुख के घड़ी में थोड़ा बहुत काम आया था। अब उस पर विश्वास परिवार वाले ज़्यादा कर रहे थे। इधर एक दिन बेटी अनिशा अपने चाचा से मिलती है और बातचीत करती है। कहती है, चाचा तुम कह रहे थे काम के लिए, माँ से तुमने बात की थी, मुझे कोई काम दिलवा दो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरे घर की स्थिति बड़ी खराब है। माँ को हमेशा पिता की याद आती है, उनकी यादों में वो रोती रहती है। अब वो काम नहीं कर पाएगी, उसके बस की बात नहीं है। और एक छोटा भाई है, अगर मैं काम नहीं करूँगी, पैसे नहीं मिलेंगे तो उसका क्या होगा, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अनिशा काफ़ी समझदार थी। लेकिन इधर चाचा एक व्यक्ति से बातचीत करता है दिल्ली में। दिल्ली में वो एक महिला से बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद अनिशा के घर वालों से बातचीत करता है। और फिर अनिशा से बातचीत कर कहता है कि तुम मेरे साथ दिल्ली चलो, तुम्हें एक घर में खाना बनाना है, काम धाम करना है और उनके बच्चों को संभालना है। इसके बदले में तुम्हें 10 से 15 हज़ार रुपये मिलेंगे, जो तुम्हारे परिवार को काफ़ी अच्छे से चला सकेगा। अब इधर अनिशा अपने माँ से इजाज़त लेती है और फिर कहती है, माँ मैं जा रही हूँ, बहुत जल्द आऊँगी। एक छोटी सी उम्र की मासूम सी प्यारी सी बच्ची हंसने खेलने और पढ़ने की उम्र में अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए शहर की तरफ, अनजान शहर में अपने चाचा के साथ, सगे चाचा के साथ निकल जाती है। दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली पहुंचने के बाद एक महिला से उसका चाचा मुलाकात कराता है। महिला अच्छे खासे कपड़े पहने हुए उससे बातचीत करती है और चाचा बताता है कि यही महिला है जो तुम्हें काम देगी। अब महिला उसे घर में अपने रखती है और घर का काम धाम करने के लिए कहती है। खाना बनवाती है तो बेटी खाना भी बना लेती है, तो महिला काफ़ी खुश होती है। अब मालकिन खुश होती है तो उसके चाचा को बातचीत करती है और चाचा को कुछ पैसे भी दे देती है कि ये उसकी माँ को ले जाकर दे देना। इधर चाचा अपने फ़ोन से बेटी से, यानी कि भतीजी से, उसकी माँ की बातचीत कराता है और 2 दिनों तक भतीजी उस मालकिन के घर में रहती है। और चाचा जब घर पहुंच जाता है, यानी कि पश्चिम बंगाल पहुंच जाता है, वहां पहुंचने के बाद उसकी माँ से फ़ोन पर बातचीत कराता है, छोटा भाई भी बातचीत करता है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर अचानक से अब इधर जो उसकी बेटी थी फ़ोन करना बंद कर देती है। चाचा पर फ़ोन आने बंद हो जाते हैं। चाचा जब फ़ोन लगाता तो फ़ोन नहीं लगता। अब घर वाले, उसकी माँ काफ़ी परेशान थी। बेटा, छोटा भाई भी काफ़ी परेशान रहता था। बेटी का कुछ पता नहीं चलता है। और इधर चाचा बार बार फ़ोन करता तो फ़ोन बंद आ रहा था। फिर एक दिन चाचा अचानक से कहीं गायब हो जाता है, उसका कुछ पता नहीं चलता है। अब माँ काफ़ी परेशान रहती है, अपने बेटे को लेकर दिल्ली जाती है। सिर्फ उसे इतना पता था कि मेरा बेटा, मेरी बेटी दिल्ली गई हुई है। दिल्ली में जाकर खोजबीन करती है, लेकिन बेटी का कुछ पता नहीं चलता है। तो वह अब घर चली आती है। घर आने के बाद काफ़ी परेशान होती है। और फिर जब चाचा वापस आता है, चाचा से कहती है, तो चाचा भी दिल्ली जाता है और जाकर जांच पड़ताल करता है तो कहीं कुछ पता नहीं चलता है। चाचा घर आकर कहता है कि अपनी भतीजी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है और वह कमरे में रहने वाली महिला भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। इधर माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब उसकी तबीयत खराब होने लगती है। और इधर जो उसकी बेटी रहती है
दरअसल आनिशा 14 साल की उम्र में उसका चाचा एक वेश्या के पास बेच देता है कुछ पैसों में, और पैसा लेकर घर चला जाता है और बचने के लिए 2 दिनों तक उससे बातचीत कराता है ताकि कोई उस पर शक ना करे। इधर अब अनिशा को लेकर वह महिला अपने कोठे पर जाती है, और कोठे पर साथियों जब लेकर जाती है, और वह छोटी सी मासूम सी 14 साल की बेटी जब कोठे पर जाकर छोटे छोटे कपड़ों में लोगों को देखती है तो परेशान हो जाती है, और वो पढ़ी लिखी लड़की समझ जाती है कि वो एक दलदल में फंसने जा रही है। उस महिला से वो कहती है कि मालकिन, मुझे अपने घर ले चलो, ये कहाँ तुम लेकर आई हो। मालकिन कहती है, देखो तुम्हारा यही काम है, अगर तुम ये काम करने लगोगी, ग्राहकों को खुश करने लगोगी, तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। लड़की काम करने से मना कर देती है। अनिशा कहती है, मैं ऐसा काम नहीं करूँगी, मैं इज्जत बेचकर पैसे नहीं कमा सकती। अब इधर जबरदस्ती कोठे की मालकिन उसे कोठे पर बंद कर देती है, और फिर वही जो सबके साथ होता है, हर लड़की के साथ जो वेश्यालय में जाती है उसके साथ होता है। अब उसे मारती पीटती, खाना नहीं देती, उसके साथ जुल्म ढाना शुरू कर देती है। लड़की काफ़ी परेशान हो जाती है, उसको अपनी माँ की याद आने लगती है, भाई की याद आने लगती है, लेकिन ना कोई उसकी बातों को सुनने वाला था, ना कोई उसे बचाने वाला था। तभी एक ग्राहक उसके पास जाता है, करीब 40 से 45 साल की उम्र का। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता तो लड़की चीखती चिल्लाती रोती हाथ पैर जोड़ती कि साहब मुझे छोड़ दो, मैं छोटी सी लड़की हूँ, मैं यहाँ काम करने के लिए आई थी, मैं फंस गई हूँ, मुझे बचा लो, पुलिस में खबर कर दो। लेकिन लोग उसके जिस्म के साथ खेलना चाहते थे, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते थे। वह व्यक्ति उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और फिर अपना काम करने के बाद, शारीरिक संबंध बनाने के बाद वहाँ से निकल जाता है। अब इधर हर रोज़ लड़की के साथ कई लोग आते थे, कई लोग जाते थे और उसके साथ समय व्यतीत करते थे। इधर धीरे धीरे लड़की बड़ी होने लगती है, और अब तो उसके साथ जो कुछ हो रहा था वो ऐसे दलदल में फंस चुकी थी। वो भागना भी चाहती थी तो भाग नहीं सकती थी। कभी कोई पहरेदार पकड़ लेता था, तो कभी खुद वहाँ काम करने वाली सेक्स वर्कर पकड़ लेती थी। अब इधर अनिशा समझ चुकी थी कि वह दलदल में फंस चुकी है, वह भाग नहीं सकती है। अब वह मजबूरी में उस चीज़ को, उस वेश्या के धंधे को अब अपना काम समझ लेती है, ज़िंदगी समझ लेती है। अब वो धीरे धीरे ज़िंदगी गुजारने लगती है। साथियों, उसके साथ एक बार नहीं बल्कि हज़ारों बार लोगों ने शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन कोई भी उसकी मजबूरी को सुनने वाला नहीं था, जानने वाला नहीं था, और न वह किसी मजबूरी किसी से कुछ कह पा रही थी। अब सब कुछ भूलकर, माँ को, भाई को भूलकर अब उस धंधे में लग जाती है। धीरे धीरे उम्र 20 की जब हो जाती है तो वह अब एक दिन एक व्यक्ति 58 से 60 साल का व्यक्ति उसके पास पहुंचता है, और उससे वह बातचीत करती है तो लगता है कि वह व्यक्ति काफ़ी प्रेशर में है, काफ़ी परेशान रहता है। वह परेशानी के लिए वेश्यालय में जाता है और उसी लड़की को पसंद करता है और उसके साथ सोने की बात करता है। लेकिन वह व्यक्ति उस कमरे में जाता है और अनिशा अपने कपड़े उतारने लगती है कि जो जी चाहे कर लो, लेकिन व्यक्ति कहता है कि बेटा तुम अपने बदन को ढक लो, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ कुछ समय व्यतीत करना चाहता हूँ। अब वह व्यक्ति काफ़ी प्रेशर में था, मुंह से शराब की बदबू भी आ रही थी। लड़की को लगता है कि शायद यह व्यक्ति मुझे यहाँ से निकाल कर ले जा सकता है। वह उस व्यक्ति से बातचीत करती है और अपनी सारी मजबूरी बताती है। वह व्यक्ति उस लड़की पर फिदा हो जाता है। वह कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की कहती है कि देखिए, मेरी उम्र 20 से 22 साल की है, मैं एक जवान लड़की हूँ, मेरी पूरी जवानी तो अब इसी में कामों में थक चुकी है, मेरे साथ कई लोगों ने संबंध बनाए, मैं आपकी बीवी नहीं बन सकती, और आप मेरे पिता से भी ज़्यादा की उम्र के हैं। अब इधर बुजुर्ग उसकी बातों को सुनता है तो कहता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो। बुजुर्ग से लड़की कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे किसी तरह से यहाँ से आप बाहर ले चलो, मुझे माँ की बहुत याद आती है। अब बुजुर्ग बातचीत करता है और उस लड़की को कुछ पैसे देकर खरीद लेता है। खरीदने के बाद अब उस लड़की को लेकर बाहर जाता है, और जब बाहर जाता है तो लड़की से कहता है कि तुम कहाँ जाना चाहोगी। लड़की कहती है कि साहब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। अब इधर बुजुर्ग उसे कुछ पैसे देता है। पैसे देने के बाद लड़की पैसे लेती है और पैसे लेकर
वहाँ से उस बुजुर्ग का नंबर भी लेती है और कहती है जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं ये पैसे चुका दूंगी और आपका उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आप मेरे पिता से भी बढ़कर निकले। अब यहाँ से अनीशा अपने घर ट्रेन पकड़ती है और पश्चिम बंगाल पहुँचती है। अब इन 6 से 7 सालों बाद लड़की जब पश्चिम बंगाल अपने घर जाती है, सिर्फ एक उसी का घर था जो कबाड़े की तरह दिखाई दे रहा था। घर के ऊपर शेड पड़ी हुई थी, घर टूटा हुआ था। और जब घर के पास पहुंचती है तो कॉलोनी में वो अपनी कॉलोनी को भी नहीं पहचान पा रही थी। कॉलोनी बेहद बदल चुकी थी। अब 7 से 8 सालों बाद जब वो अपने घर जाती है और घर जाने के बाद दरवाज़ा खटखटाती है तो एक लड़का दरवाज़ा खोलता है और जैसे ही वह देखती है तो अपने भाई को पहचान जाती है। भाई भी पहचानने की कोशिश करता है और फिर पहचान लेता है। कहता है, अंदर ले जाता है और रोने लगता है। दोनों जी भरकर गले मिलकर रोते हैं और पूछता है कि बहन आज तक तुम कहाँ थी। तो अपनी सारी हकीकत बताने लगती है। फिर कहती है कि भाई माँ कहाँ है, मुझे अपनी माँ से मिलना है। और जैसे ही साथियों माँ की बात आती है, लड़का रोने लगता है और उसे कमरे के अंदर लेकर जाता है। कमरे के अंदर लेकर जाता है तो एक उसकी माँ की फ़ोटो लगी हुई थी और उस पर कुछ फूल मालाएँ चढ़ी हुई थी। अब इसे देखकर लड़की जी भर कर रोती है। उस फोटो को पकड़ के माँ को खूब रोती है और कहती है कि भाई मैं काफ़ी परेशान थी। जाने के बाद चाचा ने मुझे बेच दिया था और फिर मैं वहाँ से निकल नहीं पाई। मैंने पूरी कोशिश की लेकिन तुम लोगों ने खोजने की कोशिश क्यों नहीं की। लड़का कहता है कि मैं तो छोटा था, माँ के साथ हमने खोजने की कोशिश की और चाचा भी खोजने की कोशिश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। मुझे आज पता चल रहा है कि इस चाचा ने तुम्हें बेच दिया था। लड़की कहती है कि भाई एक काम करो कि तुम मेरे साथ चलो और पुलिस स्टेशन चलते हैं और चाचा की शिकायत दर्ज कराते हैं और उसे मैं चाहती हूँ कि वह जेल जाए ताकि दोबारा वह किसी ऐसे भाई बहन बेटी के साथ ऐसा काम न कर सके, घिनौना काम न कर सके। उसे भी उसका दंड मिलना चाहिए। लड़का कहता है कि भाई उसका बहन उसे तो खुदा ने खुद सबक सिखाया। कार एक्सीडेंट में उसकी पहले ही मौत हो चुकी है। तुम्हारे जाने के 2 साल बाद ही उसकी मौत हो गई और फिर कुछ दिनों बाद माँ की भी तबीयत बिगड़ने से मौत हो चुकी थी। पैसे नहीं होने के कारण मैं माँ की इलाज नहीं करा पाया। अब बहन अपने भाई के साथ मिलकर फिर सोशल मीडिया में लोगों के सामने आती है। अब पड़ोसी भी जब इस बात को सुनते, उस लड़की की हकीकत को सुनते तो बड़े हैरान रहते, परेशान रहते कि अपनों ने अपनों का ही गला घोट दिया। अपनों ने अपने ही बेटी को बेश्या बना दिया। और फिर बेटी से जब भाई शादी करने के लिए कहता है तो बेटी कहती है कि नहीं, मेरी पूरी जवानी तो वेश्यालय में खप चुकी है। मेरे साथ न जानो कितनों ने रातें रंगीन की है और मैं अब किसी की नहीं हो सकती। अब मेरा बस एक ही सपना है कि मैं अब तुम्हारे साथ रहकर घर पर मैं अब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहूँगी और गरीब बच्चों की मदद करना चाहती हूँ। फिर भाई बहन मिलकर वो लड़की उस बुजुर्ग को फ़ोन करती है जिसका उसने नंबर लिया था। उसे मिलने के लिए अपने पास बुलाती है और फिर कहती है कि मैं समाज के लिए काम करना चाहती हूँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। और फिर वो कुछ पैसे उससे लेती है और लोगों से मदद लेती है। और सब कुछ बिगड़ने के बाद कुछ लोग मदद करने के लिए सामने आते हैं और फिर लड़की आज लोगों को, बच्चों को, छोटे छोटे गरीब बच्चों को इकट्ठा कर उन्हें ट्यूशन पढ़ाती है, उनका भविष्य बनाती है और जितने गरीब बेटियां हैं, बच्चे हैं, उनकी शादी कराती है और लोगों की मदद भी करती है ताकि कोई भी अपना व्यक्ति, चाचा, भतीजा या फिर कोई भी रिश्तेदार ऐसे गरीब बच्चों के साथ इस तरह की घटिया हरकत ना कर सके। तो साथियों, आज वह लड़की अनीशा पश्चिम बंगाल में लोगों के लिए काम कर रही है। मैंने ये खबर पढ़ी तो मुझे लगा कि यह कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए और इससे सबक लेनी चाहिए। तो ये थी साथियों आज की पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। साथियों, चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है और अपना नाम लेने की अपील भी की है, जिसमें सौम्या सिंह हैं दिल्ली से। ये कहती हैं कि आपकी कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और समाज को बहुत सारी सीख देती हैं। सौम्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फैज़ल खान भाई हैं अजमेर से। रहीम इकबाल भाई हैं मुंबई से। ये कहते हैं मैं आपकी कहानी रोज़ाना सुनता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है।
रहीम भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। KM राय जी हैं जम्मू कश्मीर से, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हैं। ये भी लिखते हैं कि आपकी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं रोज़ाना आपकी कहानी को सुनता हूँ। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप देश की सेवा करते हैं। सुनील चौधरी जी हैं सेंट्रल जेल बीकानेर से, ये भी हमारी कहानी को रोज़ाना सुनते हैं और प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कहानी से सबक ले सकें। नमस्कार, जय हिंद।